नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 10 पढ़ाऊंगा। पाठ 10 जिसका नाम है जीवों में उत्सर्जन। इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। उत्सर्जन की आवश्यकता। अगला देखते हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र, यानी जो हमारे मानव शरीर में जो उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में हम जानेंगे। अन्य जंतुओं के उत्सर्जन अंग, और भी जो जीव जंतु हैं उनके उत्सर्जन अंग के बारे में जानेंगे। पौधों में उत्सर्जन, पेड़ पौधों में उत्सर्जन क्या होता है, कैसे होता है वो जानेंगे। अब पेड़ पौधों में उत्सर्जन एक बिंदुस्राव व अन्य उत्सर्जी पदार्थ। तो बिंदुस्राव क्या होता है और उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं वो जानेंगे पेड़ पौधों में। तो ये सारी चीज़ें इस पाठ में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन कहते किसको हैं? तो देखिए, उत्सर्जन हम अपने शरीर से जो भी मलमूत्र त्यागते हैं उसी को उत्सर्जन करते हैं, यानी कहते हैं। यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं वही उत्सर्जन हो गया, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। अब उस पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में जो जो अंग कार्य करते हैं हमारे शरीर के अंदर उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। चलिए देखते हैं किताब में क्या है। जीवन के लिए सांस लेना तथा भोजन कितना आवश्यक है ये हम सभी जानते हैं। अगर श्वसन क्रिया नहीं होगा तो भी हम मर जाएंगे, और अगर भोजन हमको नहीं मिलेगा तो भी हम मर जाएंगे। तो श्वसन और भोजन ये दोनों हमारे लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। प्रत्येक जीव में श्वसन, पाचन, परिसंचरण आदि प्रक्रियाएं लगातार होती रहती हैं। हर जीव में, पेड़ पौधा हो या कोई जीव हो, जंतु हो, ठीक, सब में क्या होता है, श्वसन होता रहता है, परिसंचरण तंत्र, पाचन भी होता रहता है। ये सारी क्रियाएं जो होती हैं लगातार होती ही रहती हैं। इनके परिणाम स्वरूप कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं। जैसे होता है ना, जब हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने में ऊर्जा व्यय होती है। ऊर्जा व्यय होने के साथ शरीर में से हमारे पसीना भी निकलता है। तो पसीना क्या है, एक तरह का अपशिष्ट पदार्थ है। हमारा शरीर पसीना निकालता है, वो हमारे काम का तो होता नहीं। हमारे शरीर में जो अपशिष्ट चीज़ें होती हैं वही निकलती हैं पसीने के रूप में। तो ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, अनावश्यक हैं, इनका कोई काम नहीं है और हानिकारक है। अगर ये शरीर में रह जाएंगी तो हमारे शरीर को इससे नुकसान ही होगा। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उत्सर्जन कहलाती है। तो शरीर के अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ हैं उनको जिस क्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। और उस पदार्थ को बाहर निकालने में जो जो अंग कार्य करते हैं या सहायता करते हैं उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्सर्जन की आवश्यकता, इसकी ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें उत्सर्जन करना क्यों पड़ता है। अब देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं तो अगर हम उत्सर्जन नहीं करेंगे, मल नहीं निकालेंगे, तो फिर हम खाना भी कैसे खाएंगे। जैसे आप लोगों ने कभी कभी महसूस भी किया होगा, अगर कभी आपका स्वास्थ्य सही नहीं होता या आपको कब्ज या कुछ ऐसी बीमारी होती है, किसी को भी, आपने कब्ज नाम की बीमारी सुना भी होगा आप लोगों ने, तो उसमें होता क्या है, मल का त्याग हम अच्छे से नहीं कर पाते या सही से नहीं हो पाता। पेट साफ जो कहते हैं वो पेट साफ नहीं हो पाता, तो उससे हमें भूख भी नहीं लगती। जब पेट हमारा खाली नहीं होगा, आते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन, जो आँत है हमारी बड़ी आँत, वो खाली नहीं होगी, तो जब खाली नहीं होगी तो फिर आगे हम भोजन कैसे कर पाएंगे। जब खाली होगा तभी तो हम फिर दोबारा भोजन कर पाएंगे। तो इसलिए भूख नहीं लगती, और जब भूख नहीं लगेगी तो
पोषण हमारे शरीर को फिर नहीं मिलेगा। और कोई अपशिष्ट पदार्थ जब हमारे शरीर में बहुत दिन तक रुका रहता है तो उससे हमारे शरीर को नुकसान भी होता है। तो इस अगर उत्सर्जन नहीं होगा सही सही ढंग से या सही सही वक्त पे सही समय से, तो उससे हमारे शरीर को हमेशा नुकसान होगा। कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी, कोई ना कोई अंग में दिक्कत आने लगेगा, तो ये सारी दिक्कतें आने लगती हैं। चलिए देखते हैं। शरीर में होने वाली क्रियाओं में बना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया आदि अनावश्यक एवं विषैले होते हैं। यदि ये पदार्थ शरीर में अधिक समय तक पड़े रहें तो इससे शरीर पर खराब प्रभाव या बुरा प्रभाव पड़ता है तथा जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो करता है। इसलिए इन पदार्थों को बिना देर किए शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो यहाँ देखा आपने, हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र हो गया, पसीना हो गया, मल हो गया, ये सब अगर समय समय से नहीं त्यागेंगे हम, तो इससे हमारे ही शरीर को नुकसान होगा, क्योंकि ये विषैले पदार्थ होते हैं। उदाहरण, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस तथा मछली के पाचन से अमीनो अम्ल बनता है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल को यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यकृत मतलब जो हमारा लीवर होता है वो क्या करता है, वो जितनी ज़रूरत हो अमीनो अम्ल की उतनी रख लेता है, यानी उतनी छोड़ देता है। और जो एक्सेस होता है, जो अधिक होता है अमीनो अम्ल, उसको जो हमारा लीवर होता है उसको यूरिया में बदल देता है। यूरिया अनावश्यक हानिकारक पदार्थ होता है। इसे शरीर से बिना देर किए बाहर निकालना ज़रूरी होता है। कई बार यूरिया अधिक मात्रा में शरीर में यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। यानी यूरिया की अधिक मात्रा अगर शरीर में है आपके या किसी जीव के, तो उससे क्या होगा, उसको यूरीमिया नामक रोग हो सकता है। इसी प्रकार पाचन में अपचयित खाद्य पदार्थों को भी समय समय पर शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। यदि ये अपचयित खाद्य पदार्थ शरीर अधिक समय तक बड़ी आंत में रुके रहते हैं तो कब्ज की शिकायत होती है। आपने सुना ही होगा, घर में बड़े बुजुर्ग जो होंगे उनको अक्सर कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो ये यही कारण होता है, अगर बड़ी आंत में जो मल है अगर बहुत समय तक रुक गया या समय समय से आप मल त्याग नहीं करते हैं तो आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है। इसीलिए मल त्याग एक समय निर्धारित समय समय पर अक्सर होता रहना चाहिए, नहीं तो ये कब्ज की शिकायत हो सकती है। साथ साथ पानी भी अच्छे से पीना चाहिए, नहीं तो ये रोग अक्सर हो जाता है लोगों को। तो आगे देखते हैं, मानव का उत्सर्जन तंत्र। अब अभी तक हमने देखा उत्सर्जन की आवश्यकता क्या थी या क्यों थी। अब देखते हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र। ये जो उत्सर्जन तंत्र है वो क्या होता है, कई सारे अंगों को मिला के उत्सर्जन तंत्र बनता है। अब इसमें क्या होता है कि वो अंग जो उत्सर्जन करने में मदद करते हैं या उत्सर्जन के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे अंग मिलकर ही उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। मानव शरीर संरचना में जटिल होती है। शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक अनावश्यक मतलब अपशिष्ट पदार्थ, जो अपशिष्ट होते हैं पदार्थ रक्त में पहुंचते रहते हैं, जहां से इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस कार्य के लिए शरीर में रक्त को छानने की व्यवस्था होती है। रक्त को छानने की क्रिया वृक्क द्वारा की जाती है। वृक्क मतलब जो किडनी होती है हमारी, हमारे शरीर में जो किडनी होती है उसी को हिंदी में वृक्क कहते हैं। तो रक्त को छानने की क्रिया कौन करता है, वृक्क करता है या किडनी करता है। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं, एक जोड़ी के मतलब दो वृक्क होते हैं, दो किडनियां होती हैं, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ। वृक्क का आकार सेम के बीज के समान होता है। सेम का बीज देखा होगा आपने, कुछ इस तरह का होता है ऐसे, तो इस तरह का वृक्क का आकार भी होता है। इसका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग धंसा हुआ होता है। वृक्क कमर के ऊपर रीढ़ की
हड्डियों के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क ही रक्त की प्रमुख छन्नी है। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है तथा छानने के बाद सिराओं द्वारा बाहर निकलता है। दरअसल आगे देखते हैं, ये देखिए चित्र दिया है, अभी चित्र पे आते हैं। जब रक्त वृक्क में आता है तो इसमें उपयोगी एवं अपशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। छानने के बाद जहां एक और उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। वृक्कों से छनने के बाद मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो आपने यहाँ देखा, ये देखिए ये चित्र है, ये कुछ इस तरह का हमारे शरीर में वृक्क पाया जाता है। ये देखिए ये जो आकार है ये कुछ सेम के बीज की तरह होता है। राइट लेफ्ट दोनों तरफ पाए जाते हैं। जो हमारा कमर है उस कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके दाहिनी और बाईं तरफ ये वृक्क पाए जाते हैं। तो इनका आकार देखिए सेम की बीज की तरह ही होता है। ठीक, ये जो पाइप जैसा है ये क्या है, मूत्रवाहिनी है। ठीक, और ये जो ब्लैडर जैसा दिख रहा है एक, इसको कहते हैं मूत्राशय। तो वृक्क हो गया, मूत्रवाहिनी हो गई, मूत्राशय हो गया, और देखिए यहाँ पे ये जो नीचे है ये क्या है, ये मूत्र मार्ग है। ठीक, यहाँ पे मूत्र मार्ग होता है। तो उत्सर्जन तंत्र कौन कौन सी चीज़ मिलके बनाते हैं? एक तो हो गया हमारा वृक्क हो गया, फिर मूत्रवाहिनी हो गई, ये हो गया, मूत्रवाहिनी के बाद मूत्राशय हो गया, और उसके बाद मूत्र मार्ग हो गया। तो ये चार चीज़ें मिलके हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब ये चार अंग हैं, किडनी भी एक अंग है, मूत्र वाहिनी भी एक अंग है, मूत्राशय भी एक अंग है, और मूत्र मार्ग भी एक अंग है हमारे शरीर का। तो ये चारों अंग मिलके हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, हमने ध्यान दिया होगा, हमने देखा होगा, अक्सर हमको ऐसा महसूस होता है, गर्मियों की अपेक्षा जाड़े में हम अधिक मूत्र त्याग करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए, गर्मियों में हमें पसीना निकलता है। जब गर्मी में अक्सर हमने देखा है कि हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में जल एवं लवण होते हैं। इस प्रकार त्वचा द्वारा पानी की अधिक मात्रा पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो गर्मियों के मौसम में पसीना निकलता है, तो जो पानी हम पीते हैं तो पानी की अधिक मात्रा तो पसीने के रूप में निकल गई। फिर अतः गर्मियों में मूत्र का निर्माण कम होता है। इसी कारण, क्योंकि वो पसीने के रूप में निकल जाता है, तो मूत्र का निर्माण कम हो जाता है। वहीं जब ठंडी होती है तो क्या होता है, ठंडी में हमें पसीना होता नहीं। तो जब ठंडी में पसीना नहीं होता तो सारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो जो पानी हम पीते हैं या जो भी पानी होता है शरीर में, वो कैसे निकलता है? वो सब कुछ मूत्र मार्ग से ही निकलता है। इसीलिए हमको ठंडी में अधिक मूत्र त्यागना पड़ता है। देखिए, इस प्रकार श्वसन क्रिया में कोशिकाओं में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा फेफड़ों में आता है, जहां से उच्छ्वासन द्वारा वायुमंडल में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो जो उच्छ्वासन में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं उसी को उच्छ्वासन कहते हैं। तो क्या होता है, श्वसन क्रिया हम करते हैं, उसमें कोशिकाओं द्वारा श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन क्या होता है? एक तो रेस्पिरेशन होता है, एक ब्रीदिंग होता है। ठीक, ब्रीदिंग का मतलब होता है कि जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ब्रीदिंग में सिर्फ इतनी चीज़ होती है। लेकिन श्वसन, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं शरीर के अंदर जाता है और शरीर के अंदर हर कोशिका तक पहुंचता है। तो हर कोशिका उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने में करती है। ऊर्जा बनाने में क्या होता है, ऊर्जा बनती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो उसको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो फिर क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब रक्त हमारा फेफड़े के पास आता है, फेफड़े में पहुंचता है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को
फिर फेफड़े के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं, या उसी को उच्छ्वासन कहते हैं। उच्छ्वासन के द्वारा हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। मनुष्य में वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़े, यकृत तथा बड़ी आंत भी उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होती हैं। अब आते हैं अन्य जंतुओं में उत्सर्जन अंग। जो और जंतु हैं, ये तो अभी हमने मानव का पढ़ा। अब देखते हैं और भी जो जीव जंतु हैं उनमें उत्सर्जन अंग कैसा है या कैसे काम करता है। अब जो एक कोशिकीय या निम्न कोटि के बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उनमें देखते हैं कैसे होता है ये। एक कोशिका जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में और निम्न कोटि के बहुकोशिकीय जंतु जैसे स्पंज, हाइड्रा आदि में शरीर की प्रत्येक कोशिका का बाहरी जलीय वातावरण से सीधा संपर्क रहता है। इन जीवों में कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। ये जंतु जल में हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थ को निकालते रहते हैं, यानी इसमें कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है। ये अपना हानिकारक पदार्थ जो इनके शरीर में बनता रहता है वो लगातार निकालते रहते हैं। विकसित जंतुओं में तो उत्सर्जन की क्रिया विशेष अंग द्वारा होती है जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं, जैसे मनुष्य। ठीक है, क्या सभी जंतुओं में एक ही प्रकार का उत्सर्जी अंग होता है? तो नहीं। जैसे अब जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, मनुष्य हो गया, तो इन सब में जरूरी नहीं है। इन ज़्यादातर सब में अलग अलग तरह के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जैसे चपटे कृमियों में उत्सर्जन आदि वृक्क द्वारा होता है। केंचुए में उत्सर्गिकाओं द्वारा होता है। कीटों में मैलपीघी नलिकाओं द्वारा होती है। क्या सभी जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ एक समान होते हैं? ठीक, जैसे मनुष्य उत्सर्जी पदार्थ में क्या मूत्र त्यागता है, जिसमें यूरिया और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो क्या जो जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उसमें भी यही सारी चीज़ें होती हैं? तो वो चीज़ यहाँ देखते हैं। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। तो जैसे सभी जंतुओं में अलग अलग उत्सर्जी अंग होते हैं अलग अलग तरह के, तो वैसे ही सभी जंतुओं में अलग अलग तरह के उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा एवं अलवड़ीय जलीय मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। यानी जो मछलियाँ होती हैं, अमीबा होते हैं, पैरामीशियम, हाइड्रा, स्पंज, ये सब जो होते हैं जीव, इनमें जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है वो होता है अमोनिया। तो इसीलिए जो मछली पालन लोग करते हैं उसमें अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, कहते होंगे कि इसमें पानी में अमोनिया बहुत बनता है। तो अमोनिया आता कहाँ से? वो जो मछलियाँ होती हैं वही मछलियाँ उस अमोनिया को निकालती हैं, यानी मछलियाँ उत्सर्जी पदार्थ में अमोनिया निकालती हैं, इसीलिए पानी वो अमोनिया युक्त हो जाता है। सीपी एवं घोघा में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। सीपी आप जानते ही होंगे, घोघा भी जानते होंगे। तो इसमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। सभी स्तनियों एवं वयस्क उभयचरों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। स्तनीय जैसे मनुष्य मान लीजिए, जो मनुष्य भी क्या है, स्तनधारी है। तो मनुष्य हो गया या उभयचर जीव जो हो गए, उसमें क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। पक्षियों एवं सरीसृपों मतलब सांप, जैसे मगरमच्छ हो गए, छिपकली, ये सब आदि जो हो गए, ये क्या है? सरीसृप प्रजाति के हैं, रेंगने वाले प्रजाति से बने हैं ये। तो इनमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। तो आपने देखा यहाँ पे अलग अलग तरह के जंतुओं में अलग अलग तरह का पदार्थ होता है, ये उत्सर्जी पदार्थ होता है, और अलग अलग तरह के उत्सर्जी अंग भी होते हैं। अब यहाँ कुछ चीज़ें जानते हैं, कुछ और भी जाने। देखिए, एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। यानी एक वयस्क और स्वस्थ इंसान जो है वो 1 से 1.5 लीटर मूत्र प्रतिदिन निकालेगा। मूत्र में सामान्यतः 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, शेष 2.5% अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कभी कभी जब हम मूत्र त्यागते हैं तो
मूत्र का जो रंग होता है वो थोड़ा पीला होता है। तो पीला रंग कहाँ से आता है? ये यूरोक्रोम नामक एक वर्णक होता है, उसके कारण हो जाता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है। वृक्क खराब हो जाने पर रक्त के अपोहन, अपोहन का मतलब जो डायलिसिस जिसको कहते हैं, की आवश्यकता होती है। अगर जैसे आपने सुना भी होगा, बहुत कभी कभी होता है कि लोगों के किडनी खराब हो जाते हैं। अगर एक किडनी खराब है, जैसे हमारे पास 2 किडनियाँ होती हैं, अगर एक किडनी खराब है तो एक किडनी से काम होता रहता है, चलता है। बस उसमें दिक्कत क्या होती है कि जो स्टेमिना, जो चीज़ हमारा दोनों किडनी के होते हुए होती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है एक किडनी पे, क्योंकि एक किडनी पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे ही अगर किडनी दोनों खराब हो गई तो क्या होगा? तो हमें डायलिसिस कराना पड़ता है, क्योंकि खून अगर खून की सफाई नहीं करेंगे हम, हमारे खून की सफाई नहीं होगी तो क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थ उसी में रह जाएगा, यूरिया, ये आदि कार्बन डाइऑक्साइड जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें उसी में रह जाएंगी। और यूरिया जब उसी में रह गया तो यूरिया तो विषैला पदार्थ है, ठीक? तो इससे हमारे शरीर को नुकसान होगा, इसलिए डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस को हम कहते हैं अपोहन। अब देखते हैं पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। पौधों में उत्सर्जन, अब इसमें एक बिंदुस्राव व अन्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, कैसे होता है? देखिए, महुआ, पीपल, बरगद, कनेर, आक, आक आक को मदार भी कहते हैं, यानी मदार को आक भी कहते हैं, आदि पौधों के तने या पत्तियां कट जाने पर दूध निकलने लगता है। दूध यानी लैटेक्स। इस प्रकार कुछ पौधों जैसे बबूल, आम, नीम आदि पौधों में पौधों के तनों से चिपचिपा पदार्थ या गोंद जिसको कहते हैं, गोंद भी निकलता हुआ देखा होगा आप लोगों ने। तो ये जो गोंद है या जो पौधे की पत्तियों को तोड़ते हैं तो उससे जो दूध निकलता है वो क्या होता है? वो उस पेड़ का या उस पौधे का अपशिष्ट पदार्थ होता है या उत्सर्जी पदार्थ होता है। ये लैटेक्स, गोंद या रेजिन्स उत्सर्जी पदार्थ हैं, यानी लैटेक्स या जिसको दूध कहते हैं, गोंद, रेजिन्स, ये क्या है? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। पौधों में भी जंतुओं की भांति श्वसन, पोषण, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन आदि क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थ बनते हैं। जैसे मनुष्य में क्या है, जब वो रिस्पिरेशन या श्वसन करता है तो क्या होता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है, कोशिका उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने में करती है। तो ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमको शरीर से निकालना पड़ता है। तो इसी प्रकार जब पेड़ पौधे श्वसन करते हैं तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके उनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो ऊर्जा बनाती हैं और साथ में ऑक्सीजन बनाती हैं। पेड़ पौधों के लिए जो ऑक्सीजन होता है वो अपशिष्ट पदार्थ है, तो वो पत्तियों के द्वारा अपना ऑक्सीजन अपने शरीर से या अपने पेड़ से, कोशिकाओं से बाहर निकाल देती हैं। तो इस प्रकार ये कार्य करता है। पौधे इन बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब देखते हैं पौधों में उत्सर्जन की क्रिया किस अंग द्वारा होती है, कौन से अंग का इस्तेमाल करके पौधे अपना जो उत्सर्जन करते हैं वो कैसे करते हैं। पौधों में इन जैविक क्रियाओं में बनने वाले बेकार एवं अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, लेकिन अनेक विधियों द्वारा ये अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, अर्थात उत्सर्जन क्रिया करते रहते हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष वरज पदार्थ बनते हैं जो पौधों की पत्तियों एवं छाल में एकत्रित होते रहते हैं। पौधों में भी जंतुओं की भांति अनेक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। जैसे आम में नीम, बबूल तथा हींग के पौधों से गोंद या रेजिन्स निकलता है। यानी आम हो गया, बबूल हो गया, नीम, इसमें क्या निकलता है? गोंद निकलता है या रेजिन्स कहते हैं। कुछ पौधे जैसे कत्था की छाल से टैनिन निकलता है। चीड़ के तने से तारबीन का तेल प्राप्त होता है। ये पौधों के लिए अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो अलग बात है कि हमारे लिए ये काम की चीज़ें होती हैं। इस प्रकार दूध, रेजिन्स या गोंद, टैनिन, हींग आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं।
ये पदार्थ मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। इस प्रकार से पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा निकाली जाती है या निकलती रहती है। वर्षा ऋतु में प्रातःकाल कुछ शाकीय पौधों की पत्तियों पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। ये जल की बूंदें कहाँ से आती हैं? जो वर्षा ऋतु में अक्सर देखा होगा आपने कि पत्तियों पे जल की बूंदें अपने आप पड़ी रहती हैं, निकलती रहती हैं। तो ये आता कहाँ से है? देखिए, टमाटर, अरबी, नेस्ट्रेसियम तथा मकोय आदि के पौधे में अनावश्यक जल एवं लवण रात्रि में पत्तियों की सिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। यानी पेड़ पौधे में जो अनावश्यक जल होता है, पानी होता है, वो पत्तियों के द्वारा बाहर निकालते रहते हैं। पौधे जो है वो पत्तियों से बाहर उस जल को, अनावश्यक जल को निकालते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदुस्राव कहते हैं। यही बूंदें हमें दिखाई देती हैं। यानी जो बिंदुस्राव होता है वो भी एक तरह का अपशिष्ट पदार्थ ही होता है। वो अलग बात है कि ये जल के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर आता है, उसी को हम बिंदुस्राव कहते हैं। अब देखते हैं इस पाठ में हमने क्या क्या देखा, क्या सीखा। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होते हैं, या जिसको हम किडनी कहते हैं। इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़े, यकृत भी उत्सर्जी अंग है। त्वचा, स्किन, फेफड़ा, लंग्स और यकृत मतलब लीवर। मनुष्य में यूरिया प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। पक्षियों तथा सरीसृपों में यूरिक अम्ल प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है। हींग, रेजिन, लेटेक्स तथा गोंद पौधे से निकलने वाला उत्सर्जी पदार्थ है। अब देखिए, इसमें आप लोगों के अभ्यास प्रश्न आ गए। अब पाठ तो पढ़ चुके आप लोग। अभ्यास प्रश्न देखिए, अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे। ये रिक्त स्थान है। पहला प्रश्न में आपको सही विकल्प चुनना है। दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तीसरे में सही गलत का निशान लगाना है। चौथे में आप लोगों को सही मिलान करना है। स्तंभ का और स्तंभ खा के बीच जिसका संबंध जिससे है उससे उसको मिलाना है। बाकी 5, 6, 7, 8 इन बिंदुओं में आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो ये सारे अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे और सब अभ्यास प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो सभी आप लोग एक नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। तो ये अभ्यास प्रश्न हल करेंगे और अब ये पाठ आप लोग का समाप्त हो गया। अगला पाठ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।